मूवीज जिनमें टोनी को दर्शाया जाता है कि वे बॉक्स ऑफिस पर हमेशा ही अच्छे खासी काम करती आ रही हैं, लेकिन क्या उनका ये आयरन मैन सूट कभी युद्ध भूमि में काम आएगा? वैसे तो रोबोटिक्स के फील्ड में काफी प्रगति हो रही है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे ये मुमकिन है। तो आइए देखते हैं कि असल जिंदगी में हमें आयरन मैन सूट कब हासिल हो सकता है। तो आइए आप भी मेरे साथ इस खोज में शामिल हो जाइए। आविष्कारों का ध्यान इंसानों जैसे खुद से काम करने वाले रोबोट की और 1868 में ही हो गया था, जिसके लिए स्टीम मैन नाम से पेटेंट भी दर्ज करवाया गया था। ये एक इंसान के आकार का स्टीम से चलने वाली मशीन थी जो गाड़ियों को खींचने के लिए डिजाइन किया गया था। वैसे स्टीम मैन की तुलना आयरन मैन सूट से तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, लेकिन टोनी स्टार्क, जिनकी संपत्ति तकरीबन 12.4 बिलियन डॉलर्स जितनी है, उनके पास ज्यादा ज्ञान और संसाधन भी हैं, जिनके बारे में स्टीम मैन बनाने वाला आविष्कार सोच भी नहीं सकता। तो आइए अब बात करते हैं मॉडर्न काल की, जहां लॉकहीड मार्टिन जैसे सैन्य इंजीनियर्स ने एक्सोस्केलेटन नामक आयरन मैन के सूट का शुरुआती वर्जन बनाना शुरू किया था। लॉकहीड मार्टिन ने यूएस मिलिट्री के साथ मिलकर नीचे की बॉडी के लिए एक कवच कम एक्सोस्केलेटन ट्रायल शुरू किया था, जिसे उन्होंने ONYX नाम दिया और जिसकी मदद से सैनिक और दूर तक जा सकते हैं और ऐसा करते वक्त उनकी कमर पर बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ता। वैसे ONYX को अभी भी कई प्रशिक्षणों का सामना करना बाकी है, लेकिन इसकी शुरुआती टेस्ट से ये पता चलता है कि ये काम अच्छे से कर रहा है। वैसे एक्सोस्केलेटन का इस्तेमाल फिलहाल सिर्फ मिलिट्री ही कर सकती है, लेकिन रीवॉक नाम का भी एक एक्सोस्केलेटन है जो पैरालिसिस से पीड़ित लोगों को चलाने में मदद करता है। कुछ ऐसा ही जेम्स रॉड्स ने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंत में पहना था। लेकिन अगर आपके दोस्तों में से कोई टोनी स्टार्क जैसा शामिल नहीं है तो फिर आपको ऐसा कुछ देखने को मिले इसकी संभावना कम है, क्योंकि इसकी कीमत $85,000 है, जिसे खर्चने में सभी समर्थ नहीं होते। वहीं रीवॉक धीरे धीरे काम करता है और ONYX जितना स्मूथ भी नहीं है, जो इसे आयरन मैन बनाने के लिए एक अच्छा मटेरियल नहीं बनाता। वैसे ये सभी आविष्कार कूल हैं, लेकिन इनकी टक्कर आयरन मैन सूट से तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, क्योंकि सच्चाई यही है कि जब तक ये आयरन मैन सूट को मैच नहीं कर सकता, जब तक कि ये उड़ नहीं सकता। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है हमारे पास जो हमारी मदद छत में छेद करके बाहर निकलने में करेगी और हमें आम इंसानों की तरह दरवाजे से बाहर नहीं जाना पड़ेगा? उड़ने के लिए जो सबसे पहला उपकरण बनाया गया था वो था बेल रॉकेट बेल्ट। ये सबसे पहला जेट पैक था जिसे 60 के दशक में मां ने बनाया था और इसकी अधिकतम रफ्तार 34 मील प्रति घंटा थी, जिसे सिर्फ 20 सेकंड तक ही ये बनाए रख सकता था। खैर, पहली कोशिश के लिए कोई बुरी बात नहीं थी। वहीं आने वाले दशकों में जेट पैक की गति 30 सेकंड तक हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा करने के लिए आपके पास सीमित ईंधन होता है। आप जितना ज्यादा ईंधन अपने साथ लेंगे, जेट पैक का वजन उतना ज्यादा होगा और आपकी ईंधन उठाने की क्षमता सीमित जो है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि ईंधन और इंजन इंजीनियरिंग तकनीक में प्रगति तो बहुत हुई है, जो इसकी क्षमताओं को बढ़ाता भी है। जेट पैक एविएशन के पास एक ऐसा जेट पैक है जिसके बारे में दावा करते हैं कि 10 मिनट तक उड़ सकता है। उनके हिसाब से जेट पैक 200 मील प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकता है, जो उसे आयरन मैन कैटेगरी के पास ले जाता है। उम्मीद है कि और भी कुशल टर्बोफिन इंजन की मदद से वे 20 मिनट तक भी उड़ सकते हैं। तो चलिए हम अपनी उंगलियों को क्रॉस कर लें। अगर हम किसी ऊंचाई से कूदें तो शायद हम जमीन से उड़ने में जो ईंधन लगता है उसे बचा सकते हैं। तो अब बस येविस रॉसी द जेटमैन के बारे में हम बात कर रहे हैं। रॉसी ने एक ऐसा उड़ने वाला यंत्र का आविष्कार किया है जो आयरन मैन की तरह उड़ता है, लेकिन जेट इंजन और कार्बन फाइबर से बने विंग्स का इस्तेमाल करता है। ये वर्टिकल टेक ऑफ को मात दे देता है, जिसमें ईंधन ज्यादा लगता है। रॉसी ज्यादा ईंधन उठाना अवॉइड करते हैं और यहाँ इनके पास एक पंख है जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि ये आगे की ओर मोमेंटम बनाए रखें, ना केवल उसकी ऊंचाई को बनाए रखें। यही नहीं, एक्स्ट्रा ईंधन ना ले जाने की वजह से उनका ये सूट हल्का और सुविधाजनक बन जाता है और इसके कारण वे आसानी से उड़ सकते हैं। अब तक में आपको ये पता चल गया होगा कि ईंधन आपकी क्षमता को आयरन मैन सूट बनाने में सीमित रखता है। टोनी स्टार्क ने मूवीज में एनर्जी बनाने के लिए मिनिएचर सोर्स का इस्तेमाल किया था, जिसे आर्क रिएक्टर द्वारा डब किया गया था। ये एक हथेली के माप का रिएक्टर है जो इस सूट के सभी भागों को चलाता है और ऐसा करने के लिए ये हल्के एटम को भारी एटम के साथ टकराता है, जिससे गर्मी और रोशनी का निर्माण होता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हमारे सूर्य के साथ भी होता है। वैसे हमारे इंजीनियर्स इस तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन कर तो रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने ऐसे रिएक्टर का निर्माण नहीं किया है जो कि ली गई ऊर्जा से और भी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न कर सकें। अभी तक तकरीबन 34 देशों ने मिलकर इस तरह का रिसर्च प्रोग्राम किया है और उन्होंने ITER का निर्माण किया है। ये हमारे ग्रह पर किया गया अभी तक का सबसे बड़ा फ्यूजन एक्सपेरिमेंट है, जिस पर कई दशकों से काम किया जा रहा है। इसे 2025 में चालू किया जाएगा और कैलकुलेशन तो कुछ ऐसे किए गए हैं कि ये अपने लक्ष्यों को पूरा करेगा या फिर उससे भी ज्यादा अच्छे से काम करेगा। लेकिन ये इतना छोटा नहीं है कि इसे आयरन मैन सूट में फिट किया जा सके। ये होटल की साइज का है। कल्पना कीजिए कि आप इस साइज का कुछ अपनी छाती पर पहन सकते हैं। सौभाग्य से लॉकहीड मार्टिन एक कॉम्पैक्ट फ्यूजन रिएक्टर विकसित कर रहे हैं जो सिर्फ एक बड़े
बड़े ट्रक जितना ही बड़ा है। वे यहाँ तक दावा करते हैं कि ये इतनी ऊर्जा का निर्माण करेगा जिससे शहर के कुछ हिस्सों को आराम से संचालित किया जा सके। लेकिन इस तरह का काम करने वाले यंत्र को बनाने में अभी 5 से 10 साल और लगेंगे, जो एक सूट फिक्स हो सके। इसलिए बिजली का स्रोत अभी भी चिंता का एक विषय है। लेकिन यहाँ पर साइज की एकमात्र इशू नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी को हम फिलहाल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आइए दूसरे ईंधनों पर भी गौर फरमाएं। आयरन मैन तकरीबन 1 से 16 मिलियन हॉर्स पावर के बीच है, जो कि 2000 से 3500 कोरवेट के बराबर पावर आउटपुट है। कल्पना कीजिए अगर इस तरह का पावर आपको एक 3 इंच छोटी सी चीज से मिले तो क्या होगा। जो वेस्ट एनर्जी होगी उसकी गर्मी के कारण आपके अंदर छेद के माध्यम से जलती जाएगी। इसीलिए ओवर हीटिंग होना एक समस्या तो है। इसीलिए अब हमें इस तरह का मटेरियल खोजना बाकी है जो आयरन मैन जितने उच्च तापमान को सहन कर सके। तो इसका मतलब यह है कि हम आयरन मैन सूट को पहन तो नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इससे मिलता जुलता कुछ बना नहीं सकते। आयरन मैन 3 में टोनी ने एक ऐसी ही चीज का निर्माण किया था जिससे वे रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर सकते थे, और आश्चर्य की बात तो यह है कि ये ड्रोन जैसी डिजाइन बनाना संभव है। अब अगर हम इंसानों को इस सूट से निकाल दें तो मतलब हम बहुत सारा वजन कम कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ सूट को उठाने में जो ऊर्जा लगने वाली थी वो भी कम हो गई है। और अब इसके अंदर पायलट तो है नहीं, आपको ओवर हीटिंग करने की जरूरत भी नहीं है, या फिर युद्ध के दौरान मार खाने की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ बाबा कि हम सब असल जिंदगी में उड़ना चाहते हैं, लेकिन एडवांस्ड सिमुलेटर्स और कंप्यूटर या ब्रेन इंटरफेसेस की मदद से आपको ऐसा ही लगेगा कि आप ऐसा कुछ कंट्रोल करते वक्त खुद ही आसमान में उड़ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसी कुछ तकनीक का इस्तेमाल करना पहले ही शुरू कर दिया है। साल 2016 में मानव पर किए गए तब वे अपने मेंटल कमांड्स की मदद से इन रोबोटिक प्रोस्थेटिक हाथों को नियंत्रित करने में सक्षम थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो ये अनुभव इलेक्ट्रॉनिक सेंसर की मदद से बहुत अच्छे से हुआ। बेशक ये तकनीक अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन कुछ दशकों में कौन जानता है कि ये तकनीक हमें कहाँ ले जा सकती है। लेकिन फिलहाल हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। क्या हम आयरन मैन आर्मर का अल्टरनेटिव तैयार कर सकते हैं जो बिल्कुल आयरन मैन सूट की तरह ही काम करे, जिसमें उड़ने की और मारने की ताकत दोनों शामिल हो? तो जवाब है हाँ, लेकिन ये आयरन मैन सूट उतना कॉम्पैक्ट नहीं होगा। हमारे पास फिलहाल कुछ टुकड़े मौजूद हैं जिन्हें इकट्ठा करके बनाने में कुछ दशकों का समय लग जाएगा। रुकिए मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला ईंधन। अभी जो जेट इंजन हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे ईंधन से चलते हैं वो काफी ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। वो कम तापमान पर भी चल सकते हैं, लेकिन इनके साथ एडिशनल बैटरीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा बाकी की सूट चलाने के लिए, जैसे कि टेस्लास यही है। लिथियम आयन बैटरीज और उनके जैसी अच्छी कैपेसिटी वाले जैसे कि लिथियम सल्फर बैटरीज अच्छे अल्टरनेटिव साबित हो सकते हैं। हालांकि लिथियम बैटरीज बुरी तरह से डैमेज भी हो सकती हैं और ऐसे चांसेस भी हैं कि बैटरी भी ब्लास्ट हो जाए, जो कवच की तरह काम करने वाले सूट के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन टुफेट्स यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक हल्के वजन वाली बैटरी का निर्माण किया है जिसकी कीमत भी कम है, जो उसके प्लास्टिक वाले मटेरियल के झड़ जाने के बाद भी काम करेंगे। ऐसा सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे ऐसा किसी कॉमिक्स में हो रहा है, लेकिन ये एक कवच जैसे सूट को एनर्जी देने के लिए परफेक्ट है। अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो हमारा आयरन सूट कुछ ऐसे मटेरियल से बना होना चाहिए जो दूसरों से पंगा ले सके। और हाँ, भले ही इसका नाम आयरन मैन सूट हो, लेकिन आयरन मैन सूट पूरी तरह से आयरन से नहीं बनाया जा सकता। आयरन एक वजनदार मेटल है और आयरन के हर एक एटम के साथ इसमें वजन जुड़ता रहता है। इसलिए निटिनॉल जैसे मिश्र धातुओं जो हल्के और टाइटेनियम और निकल से बने हैं, इनके बारे में 90 के दशक से ही सोचा जा रहा है। लेकिन इनके साथ समस्या ये है कि अगर इन पर कोई जोर से वार करता है तो उसका सीधा असर अंदर मौजूद इंसान पर होगा। इसलिए मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि अंदर मौजूद मनुष्य उस मार को सह सकें। इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ये है कि इस मटेरियल के अंदर एक सॉफ्ट मटेरियल होना चाहिए जो इन टाइटेनियम बॉडी के पीछे लाइनिंग की तरह काम करे, जिसके लिए हम सॉर्बदिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इतना सॉफ्ट है कि ये एक अंडे को ऊंची बिल्डिंग से फेंकने के बाद भी टूटने से बचाता है। लेकिन प्रोपल्शन का क्या? इसके लिए हम अच्छे जेट इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम गुरुत्वाकर्षण उद्योग से जेट सूट से प्रेरणा ले सकते हैं। ये डिजाइन बहुत हद तक आयरन मैन सूट से इंस्पायर्ड है, जिसमें हाथों पर थ्रस्टर्स लगाए गए हैं जो ट्रेडिशनल जेट पैक से बिल्कुल अलग है, और ये बहुत हद तक आयरन मैन सूट के जैसा ही है। हालांकि इसके साथ उड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अगर हम जेट पैक एविएशन द्वारा पेश किया जेट पैक इस्तेमाल करें तो ये ज्यादा साफ होगा और इसे कंट्रोल करना भी आसान होगा। अब अगर हम कंट्रोल की बात करें तो आपको एक अच्छे डिस्प्ले की जरूरत होगी। तो टोनी स्टार्क के हेलमेट में जो डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है वो तो सच में अत्याधुनिक है, लेकिन हमारे पास भी इस तरह की टेक्नोलॉजी है। इससे पहले हमने आपसे जिस सूट के बारे में बात की थी उसमें हेड्स अप डिस्प्ले और HUD जो इंजन और उड़ने दोनों के समय का ध्यान रखता है। अब अगर हम हथियार की बात करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ ड्रोन्स को ब्लास्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, तो आप हमेशा ही वॉर मशीन जैसी ट्रेडिशनल हथियार के साथ जा सकते हैं। लेकिन हमारा जो स्टार्क का पहनावा है वो हाथों से वार करता है, जो
यूएस एयरफोर्स द्वारा डिजाइन किए गए लेजर टोरेंट की तरह है और ये मिसाइल्स और ड्रोन्स को मार गिराता है, लेकिन इतने बड़े हैं कि इन्हें जेट पैक्स पर उठाया नहीं जा सकता। लेकिन हो सकता है कि वे एक दिन आयरन मैन के सूट में फिट हो जाए। तो अब मैं यही कहना चाहूंगा कि हम एक कॉस्प्ले डिजाइनर की क्रिएटिविटी और एक जीनियस इंजीनियर की मदद से इस तरह के उड़ने वाले अवतार का निर्माण कर सकते हैं, जो शायद इस हल्क बस्टर कॉस्प्ले आर्मर से थोड़ा बड़ा हो, जिसे ड्रू शिनोवो द्वारा बनाया गया था, या फिर वेन ब्रेंडसन द्वारा। आयरन मैन सूट जैसा है जिसमें हाथों पर भी जेट रिपल्सर्स लगाए गए हैं और ये एक चलने वाले सर का ऑप्शन है। सभी हथियारों और जेट इंजन को अंदर फिट करने के लिए हम इंसानों को सेंटर में रख सकते हैं। इनफैक्ट हम इस आइडिया पर पहले से ही काम कर रहे हैं। अब जो दूसरा मेथड है वो है दुनिया का सबसे पहला आदमी द्वारा चलाया जाने वाला रोबोट। इस मेथड में रोबोट आदमी के मूवमेंट की नकल करता है, यहाँ उनकी उंगलियों की भी। और इसके निर्माता यांग जिन हो असल जिंदगी के टोनी स्टार्क हैं। उन्होंने इस दूसरे मेथड से रोबोट को बनाने के लिए खुद के $200 मिलियन खर्च किए हैं ताकि इस पर रिसर्च की जा सके। इसकी कीमत तकरीबन $8.3 मिलियन है, लेकिन स्टार्क के सूट की तरह ही इसका लिमिटेशन भी इसका पावर सोर्स है। ये एक बैटरी का इस्तेमाल करता है जो सिर्फ 3 घंटे तक ही चल सकती है। सोचिए अगर हम इस तरह से करोड़ों रुपए खर्च करें तो क्या कुछ नहीं बनाया जा सकता। टोनी स्टार्क कुछ कर दिखाना चाहता था क्योंकि आधुनिक युद्ध में हाइब्रिड और मशीन शामिल किए जा रहे थे। और हाँ, भले ही टोनी स्टार्क एक फिक्शनल कैरेक्टर हो, लेकिन उसकी आइडियाज ने सच्चाई को रूप देना शुरू कर दिया है और हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां उसके आइडियाज को हकीकत में रूप दिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हम आयरन मैन सूट बना सकते हैं या फिर हम इसके पावर सोर्स को कभी मैच नहीं कर सकते? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और उस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आपको जरूर दिखाई दे जाए। देखने के लिए शुक्रिया।